वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज MBA 4 से हम HR स्टूडेंट। आज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हम यूनिट 4 से टॉपिक ले रहे हैं उसका टाइटल है ट्रेड यूनियन एक्ट। जैसा कि नेम से क्लियर है कि यहाँ पे हम ट्रेड यूनियन की बात करेंगे। ट्रेड यूनियन होती क्या है, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कितने मेंबर हमें चाहिए होते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट क्यों लाया गया, इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। तो करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो ट्रेड यूनियन है वो यूनियनाइजेशन का पार्ट होता है। कि यदि आप देखें, जब गवर्नमेंट बैंक जब हड़ताल में जाते हैं तो आप देखें वो हड़ताल में जाने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं, गवर्नमेंट को नोटिस देते हैं कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। तो वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन होती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है। वो बिना इन्फॉर्मेशंस के हड़ताल पे नहीं जाते, तो वो डेट पहले डिसाइडेड होती हैं। आप अदर हैंड देखें, यदि आप प्राइवेट्स बैंक की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको यूनियनाइजेशन नहीं मिलेगा, वहाँ नॉन यूनियनाइजेशन होता है, तो कभी आपको वो हड़ताल में नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जहाँ यूनियन होती है, जहाँ ट्रेड यूनियन होती है, वहाँ के जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, कंपनी है, वहाँ पे जो आपके वर्कर हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कलेक्टिव एक्शन लेती है। तो ट्रेड यूनियन होती क्या है पहले हमें ये समझना है। तो ट्रेड यूनियन एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वर्कर्स जो हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेड या इंडस्ट्री या कंपनी से एसोसिएटेड हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक यूनियन बनाई जाती है। अब यूनियन जो बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, तो उसका आंसर ये है कि जो इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ आपका वर्कर है, उस कंपनी का, उस इंडस्ट्री का, उस ट्रेड का, उसके लिए यूनियन बनाई जाती है। और यहाँ पे हम ये देखें कि जो आपकी ट्रेड यूनियन बनाई जाती है, क्या वो बनाना ज़रूरी है, तो उसका आंसर ये है कि यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच के जो रिलेशन है, यदि हम उनको सुधारना चाहते हैं, उनको यदि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉई के इंटरेस्ट को भी देखना होगा और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को भी देखना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेड यूनियन की हेल्प लेनी होगी जो एम्प्लॉई के इंटरेस्ट की बात करेगा। हम यहाँ पे देखें कि ट्रेड यूनियन यदि हमें बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो जो अपना एक्ट है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, वो ये बताता है कि ये जो एक्ट है आपका 1 जून 1927 से जो है लागू हुआ है। इसके अंदर जो ट्रेड यूनियन है, जिसमें लॉफुल एसोसिएशन ऑफ वर्कर है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकती है, वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की। जब ये एक्ट लाया गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट लाया गया था, तो ये कुछ ऑब्जेक्ट लेके आया था। जैसा कि आप देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था, सिक्योर फेयर वेजेस फॉर द वर्कर एंड इम्प्रूव देयर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। कि जो वर्कर थे उनको वेजेस जो हैं, वेजेस फॉर वर्कर जो है, सिक्योर वेजेस मिले उनको, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनके प्रमोशन की, उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। इससे होगा क्या कि जो वर्कर रहेंगे मोर सिक्योर फील करेंगे, उनका टेन्योर भी अच्छा रहेगा, उनकी वर्किंग कंडीशन सर्विस भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। और जब इम्प्रूव होगी उसकी वर्किंग और लिविंग कंडीशन इम्प्रूव होगी, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें उसकी एजुकेशन, कल्चर, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी बढ़ेंगी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अडोप्ट करेगा जो एम्प्लॉयर चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो वर्कर है वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन में और हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, और नॉट ओनली इंडिविजुअल हम वर्कर की बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, जो इंडस्ट्री का जो ग्रुप है उन सब की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रेड यूनियन एक्ट है कहाँ लागू होता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यूनियन देखने के लिए मिलेगी। जैसे बैंक्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो चाहें तो जो ट्रेड यूनियन जो बनाना चाहते हैं, तो जो आपके पर्सन हैं, वर्कर हैं, वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ये जो आपका एक्ट है ये इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड करते हुए पूरे इंडिया पर लागू है। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि लेबर जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर दोनों को इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी मिलती है कि इन दोनों में कन्फ्लिक्ट भी होता है, तो उसे रिसोल्व करते हैं, मिलके ही करते हैं। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीन्स आपको समझ आया। फिर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो ट्रेड यूनियन के अफेयर्स के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। ऑफिस बीरर की हम बात करें कि जो भी इंफॉर्मेशंस रहती हैं, जैसा कि इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन हम बात करते हैं कि एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या ऑफिस बीरर
बियर कहलाएगा। ऑफिस बियरर का काम वही व्यक्ति कर सकता है, वो कोई ऑडिटर का पर्सन नहीं हो सकता। हम यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड की बात करें तो प्रेस्क्राइब्ड के अंदर हम उन प्रेस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। फिर हम बात करें रजिस्टर्ड ऑफिस की, जैसा कि नेम से क्लियर है कि ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर्ड होगी तो उसका कोई ना कोई ऑफिस भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स दैट द ऑफिस ऑफ ए ट्रेड यूनियन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड हैज़ ए हेड ऑफिस ऑफ। फिर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की हमने बात की जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रार की यदि हम बात करें तो वो पर्सन जो क्या करता है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करता है। वो कंपनी से एप्लीकेशन लेता है, उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करता है और उसके बाद अपने एडिशनल या डिप्टी रजिस्ट्रार की हेल्प से वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। उसका रोल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सब चीज़ों को चेक करे और उसके बाद उसकी ही अकाउंटेबिलिटी होती है। रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको यदि ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना सही है तो रजिस्ट्रेशन की परमिशन दे देता है, नहीं तो उसको रीअप्लाई करने के लिए बोला जाता है। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट जो कमी है उसको बता दी जाती हैं। तो रजिस्ट्रार की बात की हमने। डिस्प्यूट की यदि हम बात करें तो जैसे कि नेम से क्लियर है, डिस्प्यूट हो सकता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयर या पार्टनर्स 2 या 3 हैं तो उनमें भी हो सकता है डिस्प्यूट। और यदि हम देखें तो मोस्टली डिस्प्यूट आपको एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में मिलेंगे और कुछ डिस्प्यूट आपको वर्कर के बीच में, वर्कमैन के बीच में भी मिलते हैं। तो ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, बिटवीन वर्कमैन, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ लेबर। तो वो क्या कहलाता है, आपका ट्रेड डिस्प्यूट कहलाता है। फिर हम क्या बताएंगे, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जैसा कि नेम से क्लियर है कि वो यूनियन, ट्रेड यूनियन मीन्स वो यूनियन जो टेम्परेरी या परमानेंटली, टेम्परेरी का मतलब है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, परमानेंटली का मतलब है जो रजिस्टर्ड है, जो वर्क कर रही है किसके लिए, वो डिस्प्यूट थे जो आपका एम्प्लॉयर के बीच में थे, एम्प्लॉयर के बीच में थे, एम्प्लॉय के बीच में थे, तो उनके लिए जो वर्क कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं वो क्या हैं, कि प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एज टू देयर ओन बिजनेस। कि जब ट्रेड यूनियन बनेगी तब तो उसका उसका जो इफ़ेक्ट है वो बिटवीन पार्टनर नहीं होगा, उनके बिजनेस में नहीं होगा। एनी एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉय बाय हिम ही सो सच एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। और एनी एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, तो उस केस में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लीगल स्टेट ऑफ ट्रेड यूनियन की यदि हम बात करें, यदि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्ट्रार उसको परमिशन दे देता है, तो वो क्या कहलाती है, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसकी लीगल एंटिटी होती है और उसका सेपरेट जो होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसकी कॉमन सील। जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइडर्स के साथ तो वहाँ पे कॉमन सील को यूज़ किया जाता है। जो जो ट्रेड यूनियन होती है उसको पावर होती है, पावर किस चीज़ की होती है, एक्वायर एंड होल्ड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आपको पता ही है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट एंटिटी है तो वो अपने नाम से संपत्ति खरीद भी सकती है, प्रॉपर्टी, और बेच भी सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। इसके अलावा ट्रेड यूनियन क्या कर सकती है, वो अपने बिहाफ पर क्या कर सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। तो ट्रेड यूनियन को ये भी पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। और जब ट्रेड यूनियन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है तो उसके अंदर पार्टी, उसके अंदर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो किसी के ऊपर मुकदमा भी कर सकती है और कोई ट्रेड यूनियन के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा कि ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड कराने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रेड यूनियन को इफेक्ट नहीं करती, ट्रेड यूनियन क्या होती है, ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रजिस्ट्रार क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिस बियरर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये जो एक्ट है इसका स्कोप क्या है। जब इस एक्ट को लाया गया था, ट्रेड यूनियन एक्ट को, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, उन ऑब्जेक्टिव को इस ट्रेड यूनियन एक्ट ने पूरा किया या फिर नहीं किया। तो जब मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट कराया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जब हम इस लेक्चर को पूरा करेंगे तो ट्रेड यूनियन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पता लगेंगी। कभी कभी हमें लगता है कि यूनियनाइजेशन गलत होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यूनियनाइजेशन मोस्ट ऑफ सिचुएशन में गलत नहीं होता। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यदि यूनियनाइजेशन होता है तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर को भी होता है। नॉट ओनली वर्कमैन एम्प्लॉय
बल्कि वो आपके एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को भी उसका फ़ायदा होता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।